जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक भूतपूर्व सैनिक के डिसेबिलिटी पेंशन के केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। आज के इस वीडियो में इसी फैसले के बारे में बात होने वाली है। ये एक ऐसा फैसला है जिसकी असर हमारे हजारों भूतपूर्व सैनिकों पर पड़ने वाली है जो सालों से डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर परेशान हो रहे हैं। ऐसे सभी मामलों में ये ऑर्डर जो है एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो विस्तार से जानेंगे इस बारे में आज के इस वीडियो में, और साथ ही में हमारी एक फैमिली पेंशनर का एक कमेंट देखेंगे जिनमें उन्होंने 8वें वेतन आयोग के तहत अपनी नई बेसिक पेंशन के बारे में जानना चाहा है। तो यही कुछ जानकारियां हैं जिसके लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिसेबल्ड पेंशनर के लिए बड़ी खुशखबरी, कोर्ट से मिली बड़ी जीत। अब ये मामला सारा क्या था? एक पेंशनर्स जो सालों से, और अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि एएफटी चंडीगढ़ से भी देखिए केस जीतने के बाद फिर भी वो परेशान हो रहे थे। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि ये मामला क्या था, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन और स्पेशल डिसेबिलिटी पेंशन में अंतर की। तो देखिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सैनिकों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए युद्ध चोट की परिभाषा को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि यदि कोई सैनिक जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ऑपरेशन रक्षा के दौरान केरोसिन तेल लाने जैसे आधिकारिक काम के लिए जाते समय भी घायल होता है तो उसे युद्ध चोट की श्रेणी में ही माना जाएगा और वह विशेष विकलांगता पेंशन का हकदार होगा। अब ये मामला क्या था पूरा, अगर इसके बारे में देखिए बात करें तो ये आदेश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए दिया था। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि एएफटी चंडीगढ़ बेंच को 17 मई 2023 के एक आदेश को चुनौती दी थी। एएफटी ने अपने आदेश में पूर्व सिपाही बी रामाकृष्ण को 2012 से युद्ध चोट पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया था। सिपाही बी रामाकृष्ण जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षा के तहत ड्यूटी पर थे। इसी दौरान केरोसिन तेल लाने के लिए सरकारी जिप्सी में जाते समय वाहन फिसलने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और स्थायी रूप से विकलांग हो गए थे। अब केंद्र सरकार ने देखिए हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि सैनिक केवल केरोसिन लाने वाली एक वर्किंग पार्टी का हिस्सा था और उसकी चोट एक सामान्य दुर्घटना का परिणाम थी, इसलिए इसे युद्ध चोट नहीं माना जा सकता। हालांकि हाई कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि जिस समय सिपाही को चोट लगी उस समय संबंधित क्षेत्र में ऑपरेशन रक्षा यानी कि जम्मू कश्मीर में चल रहा आतंकवाद विरोधी अभियान जिसको कहते हैं सक्रिय था और वह सरकारी ड्यूटी पर था। एक बार जब किसी वर्किंग पार्टी को सरकारी वाहन से भेजा जाता है तो यह ऑपरेशन का ही हिस्सा माना जाएगा। अब कोर्ट ने एएफटी के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि सैनिक को 21 सितंबर 2012 से आजीवन युद्ध चोट पेंशन और संबंधित भत्ते प्रदान करने का आदेश उचित है। इसी के साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। ये कुछ ऐसे ही मामले हैं, देखिए आप सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि एक बार एएफटी के माध्यम से जहां हमारे पेंशनर्स को डिसेबिलिटी मामलों में जीत मिलती है, फिर उसके बाद ऐसे सारे केसों को लटकाया जाता है हाई कोर्ट में, इसको लेकर अपीलें की जा रही हैं। तो सालों से हमारे जो पेंशनर्स हैं इस चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो जजमेंट आ रहे हैं हाई कोर्ट के द्वारा उससे कहीं ना कहीं ऐसे जो हमारे सैकड़ों पेंशनर्स हैं उनको राहत मिलती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए इन पेंशनर्स जो 2012 में गंभीर रूप से घायल हुए थे, इन्होंने पहले तो अपने रिकॉर्ड को लिखा होगा, इसके लिए काफी प्रयास किया इसके लिए कि मुझे जो इनकी स्पेशल डिसेबिलिटी पेंशन बनती है वो दी जाए, लेकिन बावजूद इसके
उनकी नहीं सुनी गई, तब जाकर उनको पहले जो है एएफटी चंडीगढ़ का रास्ता अपनाया, उन्होंने दरवाजा खटकाया और उसके बाद वहां से जीत मिलने के बाद भी देखिए आज 13 साल का समय लग गया जब उसकी उनकी पेंशन और ये सारा एरियर उनके खातों में आएगा। ऐसे बहुत सारे केस होंगे जहां पर पेंशनर्स को ये भी नहीं पता होगा कि उनको डिसेबिलिटी पेंशन लागू है या स्पेशल डिसेबिलिटी पेंशन लागू है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम अंतर की बात करें तो डिसेबिलिटी पेंशन जो है अगर 100% डिसेबिलिटी होने पर ये 30% डिसेबिलिटी ये पेंशन मिलती है पे की, तो उसमें स्पेशल डिसेबिलिटी पेंशन अगर 100% डिसेबिलिटी है तो इसमें 60% पे का हिस्सा हमें मिलता है। ये यहाँ पर आप डिफरेंस देख पाते हैं, यानी डबल पेंशन हमें मिलती है। जो डिसेबिलिटी का अमाउंट हमें मिलता है वो सीधा डबल हो जाता है। इसमें देखिए अगर डिसेबिलिटी पेंशन 50% है तो 15% जो है पे का हिस्सा हमें मिलेगा, और स्पेशल डिसेबिलिटी पेंशन अगर 50% है तो उसमें 30% पे का हिस्सा हमें मिलेगा, यानी अच्छा खासा अंतर, दुगना अंतर हो जाता है। और यही वजह है कि आज जो एक हमारे सैनिक है, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर जो परेशान हो रहे हैं, वो भी इन चीज को लेकर जागरूक है। और जानकारी इनको कहाँ से मिलती है? सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है, ऐसे कुछ चैनल्स के माध्यम से मिलती है जो लगातार आपके वेलफेयर को लेकर ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फैमिली पेंशनर। एक फैमिली पेंशनर्स का यहाँ कमेंट आया था। उन्होंने ये कहा है कि देखिए मेरी जो फैमिली पेंशन है वो अभी बेसिक इनकी आ रही है 13,200, पे लेवल 3 के हिसाब से इनको पेंशन आ रही है। हालांकि इनकी इन कमेंट में कुछ गलती है, ये लिख रहे हैं कि इनको इनहेंस रेट से पेंशन मिल रही है। ये इनहेंस रेट से नहीं है, ये ऑर्डिनरी रेट का ही बेसिक पेंशन है। इनहेंस रेट से होती तो वही पेंशन होती है जो सर्विस पेंशनर की बेसिक होती है, उसके आसपास होती है। इतनी कम नहीं होती है, ये ऑर्डिनरी रेट से है। तो ये पूछ रही हैं कि देखिए 8 सीपीसी में मेरी जो बेसिक है वो कितनी हो जाएगी। हालांकि काफी ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैंने ये शेयर किया है कि 8वें वेतन आयोग में आप आपकी बेसिक को कैसे देख पाएंगे, कैसे ये तय कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी बेसिक 8वें वेतन आयोग में कितनी होगी। यहाँ पर देखिए 1.92 ये सबसे सटीक फिटमेंट फैक्टर है जिसकी अनुमान हम लगा सकते हैं 8वें वेतन आयोग में। इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है, जिस हिसाब से महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 तक ज्यादा से ज्यादा मानकर चले तो 61% के हिसाब से ही रहने वाला है, उतना ही रहने वाला है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो उस हिसाब को अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 1.92 ही बन रहा है फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में। ऐसे यहाँ पर 13,200 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे अनुमानित फिटमेंट फैक्टर से तो हमें क्या कौन सा अमाउंट मिल रहा है? 25,344 रुपए। यानी ये बेसिक जो है हमारी इन फैमिली पेंशनर्स जिन्होंने कमेंट किया था उनकी 8वें वेतन आयोग के तहत रह सकती है। तो देखिए यहाँ पर तो हमने इन अंदाजित बात की फिटमेंट फैक्टर की और कितना बेसिक रह सकता है उसके बारे में। अब कई बार जब हम फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर में हमारे अदर अलाउंसेस में बढ़ोतरी होगी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में बढ़ोतरी होगी या हमारी बेसिक में बढ़ोतरी होगी, जब इस हिसाब से कोई जानकारी हमारे साथ शेयर होती है वो हम वीडियो में बताते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। तो बहुत सारे कमेंट्स हमें ऐसे आते हैं जहां पेंशनर्स को इस चीज को लेकर नाराजगी होती है कि मैम एक तरफ तो केंद्र सरकार जो है गैजेट नोटिफिकेशन लाती है और ये जो फाइनेंस एक्ट है 2025 जिससे आज केंद्र सरकार के हर एक कर्मचारी के साथ साथ जो पेंशनर्स डरे हुए हैं उसकी बात की जाती है कि हम कैसे मान ले कि 8वें वेतन आयोग में हमें सही तरीके से लाभ मिलेगा। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे केंद्र के जो पेंशनर्स हैं इनके हित में एक केस गया था जिसकी एक सुनवाई भी हो चुकी है, केंद्र सरकार को नोटिस भी जा चुकी है। अब डिटेल में इस विषय पर अगर वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर आपको वो मिल जाएगा। लेकिन जैसे केंद्र कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए प्रयास किए हैं वैसे ही किसी भी पेंशनर्स के साथ, किसी भी पुराने रिटायरीज पेंशनर्स के साथ अन्याय ना हो, इसको लेकर भी केंद्र कर्मचारी संगठन सतत एक्टिव है और प्रयास कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद जरूर से लगाए रखनी चाहिए कि 8वें वेतन आयोग में हमारी बेसिक और सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। तो ये तो जानकारी थी इन दो विषयों पर जो आज के इस मेरे वीडियो के टॉपिक थे। अब वीडियो के अंत में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमारे ऐसे कुछ एक जो हमारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने मुझे आज सुबह जो मैंने एमएनएस का एक वीडियो बनाया था
जिनमें ये कोर्ट केस की मैंने बात की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में एक सुनवाई होने वाली है, जो इस चीज को लेकर है कि एमएनएस भी एक सैनिक है, उनको एक एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाए। अब कुछ इस विषय को लेकर एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई थी, ऐसी जानकारी मुझे मिली, तो डिटेल में इसको मैंने एक वीडियो बनाया। कुछ एक पेंशनर्स इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं मुझे नाराज दिख रहे हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने क्योंकि सीमाओं पर पहरा नहीं दिए हैं, उनको गोलियां नहीं लगती, इसलिए वो जो है एक सैनिक नहीं, उनको हम मान सकते। देखिए, आप लोगों का यानी मेरे भूतपूर्व सैनिक भाई हो या मेरे अभी जो सर्विंग पर्सन भाई हैं, उनका मैं बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ। यही वजह है कि जब इनके लिए मैं कभी भी कोई भी बात करती हूँ तो देवदूत जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, यानी वो देवदूत है जो अपनी जिंदगी के अमूल्य साल हमारे देश की सेवाओं में बिताते हैं, उनको सुरक्षित रखने में बिताते हैं। तो उनका मान कहीं भी कम नहीं हो रहा। लेकिन एक एक लेडीज होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते, जब कहीं पर भी ये हमारा डिफेंस का ही परिवार है एमएनएस, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ। और वैसे भी अगर हम सिविलियन की भी बात करें तो हम जहाँ डॉक्टर या नर्स भी होती है तो उनको भी हम भगवान का दर्जा देते हैं। तो ये फिर भी हमारा डिफेंस का परिवार है। तो जब इनके हक की बात आई या इनको लेकर कोई जानकारी थी तो उस वीडियो में मैंने शेयर किया, और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ उसमें गलत बात कही होगी। अब इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, ये कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। अगर मुझसे सहमत हैं तो जय हिंद जरूर से टाइप करके कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।